हमारे पाकिस्तान में सिनेमा स्क्रीन्स की कमी है। खुदा के लिए आई थी और बोल आई थी, उन फिल्मों ने क्यों अच्छा बिजनेस करा? द प्रॉब्लम इज कि हमारे फिल्म मेकर्स हैव लेट द इंडस्ट्री डाउन, और ऑडियंस को सामने रख के कुछ बनाए तो शायद इनका प्रोडक्ट अच्छा हो। जवानी फिर नहीं आनी जैसी रॉन्ची बॉयज कॉमेडी भी चली है, वार ने बिजनेस कराया, मौला जट तो नहीं थी है। 400 करोड़ से ऊपर का बिजनेस मौला जट का मेरी नजर में थी। वार एक बी ग्रेड स्टीवन सीगल मूवी, ऑडियंस उसकी पहले से तैयार थी, तो पर स्क्रीन इसने 80 लाख से करोड़ रुपए कमाए। सिंधु जी गूंज, ये इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि सिंधी मूवी बनाएंगे? सवाल है सिंधी में क्यों? पंजाबी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान में। हर लैंग्वेज में फिल्म बननी चाहिए, तभी तो सिनेमा उठेगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर शो बैठक। मैं हूं महविश और आज वॉइस ऑफ सिंध के सिलसिला बैठक में जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं फिल्म क्रिटिक, और अपनी फील्ड का इनके पास 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान जावेद साहब, जो कि पाकिस्तान में फिल्म अवार्ड्स जो होते हैं, जैसा कि लक्स स्टाइल अवार्ड हो गया और डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं, उनके फिल्म डिपार्टमेंट के जूरी मेंबर भी हैं ये अभी। तो आप जान सकते हैं कि इनके पास कितना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। साथ में एक्सपीरियंस के साथ साथ इनके पास क्योंकि नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये पुराने जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं और हमारे एक्टर्स हैं, ये उनके साथ उनकी इंट्रैक्शन रही है। और साथ ही बहुत बड़ी बात ये है कि इन्होंने एक सिंधी मूवी भी प्रोड्यूस की है। तो इस हवाले से इनसे सारी बातें जानेंगे और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देंगे हमारी इंडस्ट्री के हवाले से। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एज अ फिल्म क्रिटिक आपकी जॉब आपको डिफिकल्ट लगती है या आसान? मेरे लिए तो बहुत आसान है। अच्छा। मगर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होने के अलावा, क्योंकि अब इट्स बीन 23 इयर्स सिंस आई बीन अ क्रिटिक फॉर वन ऑफ द लीडिंग पब्लिकेशंस इन पाकिस्तान। शायद 2 से 3 हज़ार आर्टिकल्स एंड रिव्यूज़ हो गए होंगे मेरे। तो एक बाय प्रैक्टिस आपके लिए आसानी हो जाती है। मगर आई थिंक इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, आई हैव अ लव फॉर फिल्म मेकिंग। ओके। एंड माई बैकग्राउंड इज़ इन फिल्म मेकिंग, तो शायद मेरी फिल्म की समझ और फिल्म का प्यार क्रिटिक बनने से पहले था। तो एक शायद नेचुरल एक्सटेंशन भी हो सकता है ये। ओके। लेकिन होता यही है ना कि किसी पे तनकीद करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और हम अक्सर ये करते हैं कि क्योंकि आपकी एसोसिएशन बहुत पुरानी है, बहुत पुराने जान पहचान के लोग होते हैं, वही फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है। तो बीइंग अ क्रिटिक आपको मुश्किल नहीं लगता अगर कोई सच्चाई आप बयान कर रहे हो, ऑडियंस को बता रहे हो? अच्छा, अच्छी बात यह है कि लाइक यू जस्ट सेड कि एसोसिएशंस बड़ी पुरानी है। हर एक्टर, हर स्टूडियो एग्जीक्यूटिव, अल्हम्दुलिल्लाह देर वेरी क्लोज विद मी। उनको एक बात हमेशा पता है, और जो किसी नए एक्टर से मैं मिलता हूँ, फिल्म मेकर से मिलता हूँ, एक बात मैं पहली मीटिंग के अंदर वाजे कर देता हूँ कि देखिए, आई एम हियर टू सपोर्ट यू इन एनी वे आई कैन पॉसिबली डू। फिल्म की रिलीज से पहले जब रिव्यू की बात होती है ना, आई डोंट नो यू एट ऑल। ओके। तो ये एक कुछ थोड़े फैमिली टर्म्स भी हैं इन द इंडस्ट्री, मगर द थिंग इज़ कि जो इनके साथ बहुत मैं क्लोज भी हूँ, शायद सबसे ज़्यादा बुरे रिव्यूज़ मैंने उनको ही दिए। ओके। और हम लोग बाजू बाजू में बैठते हैं। एंड इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि लोग कभी कभार मुरव्वत कर जाते हैं कि रिलेशनशिप्स ख़राब ना हो, ये ना हो। मगर एट द एंड ऑफ द डे, जब मेरी बाईलाइन अगर कहीं जा रही है, किसी पब्लिकेशन में जा रही है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने इदारे से और सेकेंडली अपनी ऑडियंस से है ना। अब अगर मैं ऑडियंस को झूठ बोलूं या इदारे को झूठ बोलूं, एंड पीपल गो आउट एंड वॉच दैट मूवी, और उनका पर्सपेक्टिव निकले कि यार ये तो कुछ लिखा था, कुछ हुआ, तो दैट्स माय रेपुटेशन ऑन द लाइन। तो व्हाई वुड आई डू दैट फॉर अ फिल्म दैट इज इनहेरेंटली सबस्टैंडर्ड? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऊपर से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। अगर मैंने 2 रिव्यूज़ बैड दिए, सही, क्या पता उस फिल्म मेकर ने तीसरी फिल्म अच्छी बना दी, उसको तारीफ़ें हो जाएंगी, आई मीन ऑन मेरिट। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट दे डू। फिल्म मेकर्स अक्सर ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं ना कि वैसी हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी है, बहुत मुश्किल से हम फ्लरिश कर पा रहे हैं। तो जो भी पहला रिव्यू आता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी मार्केट पे। तो इस वजह से वो कहते हैं कि नहीं, अगर आप लिख भी रहे हैं तो पहले 2-3 जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो अच्छे आएँ। ये होता है। ये एक्चुअली जब शुरुआत के अंदर इंडस्ट्री आके लड़ रही थी, देखिए पाकिस्तान की सिनेमा के हालात ना सिंस एटलीस्ट द लास्ट 30 इयर्स अच्छे नहीं हैं।
तो एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमारी ये हालात हम हाउ डिड वी गेट हियर? द प्रॉब्लम इज कि हमारे फिल्म मेकर्स हैव लेट द इंडस्ट्री डाउन। अगर वो अच्छी फिल्म्स बनाते, ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते, अपने लिए नहीं बनाते, ये नहीं सोचते कि जो मैं बना रहा हूँ दैट इज़ द डू ऑल एंड एंड ऑल, अगर ये ना कहें, ना सोचें और ऑडियंस को सामने रख के कुछ बनाए, तो शायद इनका प्रोडक्ट अच्छा हो, शायद ऑडियंस रेसिप्रोकेट करे। और जब आप ये करेंगे तो आपको शायद इस डेस्परेशन में आप नहीं फंसेंगे कि मुझे अच्छे रिव्यूज़, बुरे रिव्यूज़ चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक किस्सा आपको इनफैक्ट बताता हूँ। जब वार आई 2013 में, तो पाकिस्तान में सिर्फ 25 डिजिटल स्क्रीन्स थे, एंड एट दैट टाइम आई गेव वार अ वेरी वेरी नेगेटिव रिव्यू। ओके। मेरी नज़र में थी वार एक बी ग्रेड स्टीवन सीगल मूवी, क्योंकि कहानी में भी मसले थे, फिल्म मेकिंग इतनी साफ़ नहीं थी, एंड आई थॉट एट दैट मोमेंट कि पाकिस्तानी सिनेमा जिस तरीके का टर्न ले रही है, तो वो टर्न शायद फॉर द बेटर होगा। आई गिव इट अ वेरी नेगेटिव रिव्यू, मगर ऑडियंस उसकी पहले से तैयार थी, तो पर स्क्रीन इसने 80 लाख से करोड़ रुपए कमाए। इससे पिछले साल का जो एवरेज था बॉक्स ऑफिस का, वो 1 से 3 करोड़ रुपए था। सडनली आपका वो 3 करोड़ का एवरेज, 1 से 3 का एवरेज अचानक 25 करोड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है, मीनिंग द ऑडियंस इज देयर। इसलिए ऐसी बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्म्स आई हैं जो शायद क्रिएटिव और टेक्निकल मेरिट, एस्थेटिक मेरिट के ऊपर नहीं उतरती, मगर वो ऑडियंस के मेरिट पे उतर आती है, तो वो कमा जाती हैं। इंडिया में भी ये होता है, पाकिस्तान में होता है, हॉलीवुड में होता है। फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म्स को सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ आए, मगर वो सबसे ज़्यादा कमाने वाली फ्रेंचाइजीज बन जाती हैं। ट्रांसफॉर्मर्स सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ लेती है, मगर सबसे ज़्यादा कमाने वाली फ्रेंचाइज बन जाती है। तो देयर इज़ एन ऑडियंस फॉर सिनेमा। अब डिपेंड ये होता है क्रिटिक के ऊपर कि वो डिसर्न कर सके कि हाँ, ये कमर्शियली वायबल फिल्म अगर है, ये कोई आर्ट हाउस फिल्म नहीं है, तो वो किस मीटर पे उतरेगी और आपको उसके रिव्यू के अंदर क्या, आपको फिल्म में क्या ढूंढना है। अगर वो बेस लाइन ही अपनी पूरी ना कर सके, तो आप कैसे एक पॉजिटिव रिव्यू देंगे? अच्छा, और ऑडियंस को भी एजुकेट करना जो है, वो एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट जो है, उसका काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मगर पहले एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, एक कोट एंड कोट एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट को खुद अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा है कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं हमारे, जो स्पेशली एंटरटेनमेंट की बीट करते हैं, तो उनको बाकायदा ट्रेनिंग के लिए कोई स्कूल्स हों, कोई इंस्टीट्यूशंस हों, या क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, क्या आप ट्रेन करते हो ऐसे लोगों को जो यंग जर्नलिस्ट हैं? कुछ ऐसा सिस्टम है? देखिए, सिस्टम तो है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर एजुकेशन, फिल्म जर्नलिज्म के प्रोग्राम्स होते हैं, मगर सबसे बड़ा इशू इस बात का आता है कि चलें एथिक्स एंड मॉरल्स और शायद बाईलाइंस लिखना लोग सिखा दें, मगर द मेन क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म इज़ अ स्पेशलिटी। सही, आपके जो बीट के रिपोर्टर्स होते हैं, जो कल शायद कोई और बीट देख रहे होंगे, वो न्यूज़ की बीट पे आ जाते हैं। डज दैट क्वालिफाई देम टू बी प्रॉपर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट? शायद नहीं। अच्छा, फिर अभी हाल ही के अंदर एक सेशन हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कराया था, उड़ान पाकिस्तान के नाम से, और वहाँ मेरा पहला सवाल यही था, द वन हु वाज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, द पैनल हेड, शी आस्क्ड कि भाई, शी स्टार्टेड विद मी एंड द क्वेश्चन वाज कि आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना चाहते हैं इसी सवाल से जो आपने सवाल करा। मैंने कहा देखिए, इशू सबसे बड़ा पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर ये है, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म स्पेसिफिकली अंदर, कि हमारे पास एक लैक ऑफ एजुकेशन है। हमारा जर्नलिस्ट स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट की फील्ड से कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ 4-5 हैपनिंग चीज़ें उठा के सोशल मीडिया से या अपनी दिमाग लगा के अपनी अकल से कोई कोट एंड कोट हैपनिंग खबर बनाना चाहता है। दैट्स नॉट प्रॉपर एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म। सेकेंडली, फिर आपको वे इन भी करना पड़ता है कि जो आप खबर मसाले के लिए बना रहे हैं उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या वो ऑडियंस, क्या वो लोगों को क्या पर्सपेक्टिव देगी, क्या आइडिया इंस्टिल करेगी, किस तरीके से इंस्पायर करेगी, क्या आपकी मसाले वाली खबर से पॉजिटिविटी इंस्पायर होगी, नेगेटिविटी इंस्पायर होगी। ओवरऑल जब बहुत सारा नेगेटिव आता है, जब खबर भी ऐसी नहीं होती, तो हम एक ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं जिसके अंदर एक कंट्री की एक बैड इमेज सामने आती है। तो ये चीज़ कोई नहीं सोचता। अच्छा, सेकंड बात इसके अंदर आपकी जो सवाल के अंदर आती है कि लैक ऑफ एजुकेशन में स्पेसिफिकली फ़िल्म के अंदर हमें ये नहीं पता कि फ़िल्म इंडस्ट्री फंक्शन कैसे करती है। फंक्शन का भी एक तरीका है, एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है, प्रोड्यूसर का रोल क्या है फिल्म बनाने में। नॉट जस्ट कि प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस करता है, मगर जब आपके पास सिनेमा तक आती है तो कैसे आएगी, सिनेमा के मैकेनिक्स क्या हैं,
फिल्म बिजनेस के मैकेनिक्स क्या हैं, जब तक आपको ये चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं होगा तो आप लिखेंगे कैसे। सेम चीज़ अप्लाई होती है फिल्म क्रिटिसिज्म के अंदर। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ साल पहले तक पढ़ाया करता था और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंड ऑफ द ईयर थीसिस भी मैंने करी है, एंड आई एम वेरी हार्ड ऑन द स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता था कि वो स्टूडेंट्स खुद जो इनके टीचर होते थे वो खुद मेरे एक ज़माने में स्टूडेंट्स रह चुके थे। तो लकीर की फ़कीर जब आपके हो जाते हैं पढ़ाने वाले, तो बच्चों को क्या इंस्टिल करेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं देता था तब कि लेट्स सपोज योर कार ब्रेक्स डाउन इन द मिडल ऑफ अ रोड, हु डू यू गेट, एक रास्ते में चलता हुआ आदमी, और डू यू गेट अ मैकेनिक। मैकेनिक। When your Ferrari breaks down in the middle of the road, do you get that same mechanic, or do you get a specialist? Specialist, obviously. Filmmaking is Ferrari. If you do not understand the mechanics of filmmaking, तो फिर आप कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कट कैसे लगा, ये क्यों लगा, क्या ये सही भी था कि नहीं था, क्या आप रिदम ऑफ द सीन बढ़ाना चाहते हो तो इमोशनल। तो फिल्म क्रिटिक बनने के लिए फिल्म मेकर बनना जरूरी है, आई गेस। एक स्पेसिफिक पढ़ाई है जो पाकिस्तान में नहीं होती, दैट इज कॉल्ड सिनेमा स्टडीज। आपको सिनेमा की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, सिनेमा का एवोल्यूशन पढ़ाया जाता है, फिर आपको टेक्निकलिटी सब समझ आनी चाहिए। साउंड का रोल, साउंड हुआ कैसे, कैमरा वर्क, कैमरा के कुछ मूव्स अगर आए हैं तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों नहीं है, अगर इस्तेमाल ऐसे ही कर लिए मूव्स तो क्या फ़ायदा हुआ, अगर गलत इस्तेमाल करे तो क्या नैरेटिव पे इम्पैक्ट हुआ। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन क्रिएटिंग अ सीन, और ऑल ऑफ दो सीन्स कंट्रीब्यूट टू अ सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस पूरे का पूरा एक इमोशनल रेजोनेंस बनाता है। अगर मुझे वो बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो मैं तो वो फिल्म मेकर हुआ या मैं वो फिल्म क्रिटिक हुआ, फिल्म रिव्यूअर हुआ जो शौकिया फिल्म देखता है और कहता है कि दिस गुड फिल्म, आई लाइक फिल्म। ये फिल्म रिव्यूज का बड़ा आजकल ट्रेंड हो गया है ना, सोशल मीडिया पे हर इंसान जो फिल्म देख के आता है वो रिव्यू देता है और वही खुद को कंसिडर करता है कि हम फिल्म क्रिटिक हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं और लोग भी आजकल आ गए हैं, वो खुद को यही कंसिडर करते हैं। तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, दो चीज़ें, ऑडियंस के लिए फिल्म बनी है, जो बंदा पैसे दे के फिल्म देखता है उसके पास फुल राइट है अपना ओपिनियन कहने का। अच्छा। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मेरी खुद की फिल्म आई है इंडस एकोस, और जनवरी में हमने इंडस एकोस की प्रेस स्क्रीनिंग करी थी। सितंबर में अभी रिलीज है, 8-9 महीने पहले प्रेस स्क्रीनिंग करी। और शायद क्योंकि मैं खुद ही फिल्म क्रिटिक हूँ तो व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूसिंग द फिल्म तो मैंने एक बड़ी क्लियर बात करी। सारे पब्लिकेशंस वाले आए हुए थे, प्रिंट वाले स्पेसिफिकली। मैंने कहा था कि आपको पूरी खुली छूट है कि जितना ब्रूटल मैं अपने रिव्यूज़ में होता हूँ, आप लोग मेरी फिल्म के साथ उतने ब्रूटल हो जाएं। ओके, नो वन इज स्टॉपिंग यू। सही, हमारी तरफ से फिल्म मेकर की साइड में से, प्रोडक्शन टीम में से कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इन, मैं वो आपको वो नहीं रोक नहीं सकता ना। ये तो इनका पर्सपेक्टिव हो गया। सेकेंड पर्सपेक्टिव ऑडियंस का है। जब वो फिल्म देखने जाएगी, उनने ऑडियंस ने they've spent 1,000 rupees, 800, whatever that cost is. They have the full right of their opinion. If they hate it, they can bash my film like anything and I'll be happy about it. No problem at all. क्योंकि हम ऑडियंस की तवक्को के ऊपर उतरे नहीं हैं। सेकेंड बात होती है क्रिटिक्स की, रिव्यूअर्स की, सोशल मीडिया वालों की। लोगों को लगता है कि शोबिज इज द ईजिएस्ट वे टू गेट इन, एंड द ईजिएस्ट थिंग शोबिज के अंदर इज डूइंग रिव्यूज। तो आई थिंक उन जो सोशल मीडिया पे करते हैं, जो मैक्सिमम आपके पब्लिकेशंस के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली करते हैं। हमारे पास कोई रेगुलर रिव्यूअर्स नहीं है टोटल पाकिस्तान में। शायद रेगुलर रिव्यूअर्स मुश्किल से 5 हैं, मुश्किल से, जिनको शायद सिनेमा की समझ है, है ना। तो बाकी वाले ये होते हैं कि 6 महीने के लिए लिख लिया शौकिया, फिर चले गए, फिर 6 महीने के लिए लिख लिया, कोई उनकी जगह पे आ गया, तो पब्लिकेशंस में लिया, पर कंसिस्टेंट नाम रिव्यूअर्स के नहीं देखते। एडिटर्स को चाहिए कि जो लोग फिल्म मेकिंग समझते हो उनसे रिव्यूज कराया करें, ताकि ऑडियंस के पास एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन जाए। ओके, लेकिन अब तो सोशल मीडिया का, एज आई सेड अर्लियर, कि सोशल मीडिया का दौर है और उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं ना। उस पर तो कोई कुछ भी बन के आ जाता है, कोई कुछ भी बोल लेता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वही आजकल ट्रेंडिंग है, उस पर ही जितने व्यूज़ आते हैं उस पर ही लोग जज कर लेते हैं कि हाँ, इस वीडियो पे इतने व्यूज़ हैं, इसने इस मूवी के हवाले से ऐसे रिव्यूज़ दिए हैं, तो ऑब्वियसली इसकी बात ठीक होगी। तो इस हवाले से मैं बात करी थी। लेकिन अभी आपने अपनी मूवी की बात की, सिंधु जी गूंज, एक्चुअली इसका नाम है, सिंधी मूवी है।
तो ये इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि सिंधी मूवी बनाएंगे और फिर एक्सपेक्ट भी करेंगे ऑडियंस से कि वो देखने आएगी? आप मुझे ये बताएं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? बिकॉज उर्दू मूवी बनाते हुए भी, पूरी मसाला मूवी बनाते हुए भी हमारे फिल्म मेकर्स आज भी डरते हैं, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स। तो आपको ये कैसे इतना कॉन्फिडेंस आया और कैसे किया? अच्छा, दो बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सिंधु जी गूंज या इंडस एकोस, मैं उसका शायद सबसे लास्ट एडिशन, ओके, क्योंकि राहुल एजाज जो इसके फिल्म मेकर, राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, राहुल इज़ ऑल्सो फिल्म क्रिटिक ओके, एंड ही ऑल्सो टीचेस फिल्म, तो उसकी फिल्म की नॉलेज बहुत अच्छी है। सेकेंडली, ये पाकिस्तान की फर्स्ट कोलैबोरेशन है, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, एक्वाडोर एंड कनाडा। तो ये सब कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ फिल्म में मौजूद हैं। कलर ग्रेड इसका एक्वाडोर में हुआ है, इसकी विजुअल इफेक्ट्स भी हैं इसके अंदर कुछ जगहों के ऊपर, ऑल्दो देयर वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट आउट, क्योंकि मुझे नहीं, आई वॉजंट एबल टू डू दैट। एंड वो बांग्लादेश से हुए हैं। साउथ कोरिया में इसकी साउंड एडिटिंग एंड मास्टरिंग एंड एडिटिंग हुई हुई है फिल्म की। तो वी आर ऑल कमिंग टुगेदर। शमून अब्बासी भी इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। वजदान शाह जो इनके हमारे मेन एक्टर हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स के अंदर से हैं। ज़ैद अजीज़ है। अख्तियार अली कलवर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स। तनवीर हुसैन फ्रॉम बांग्लादेश, ही इज़ वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स। एंड हमारे पास पॉल बैटल है, हु इज़ द पोस्ट प्रोडक्शन के। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दिस मूवी। एग्जैक्टली। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हिट होगी? देखिए, हिट का सवाल बाद में आता है, पहले आता है कि फिल्म बनी क्यों। जैसा आपका सवाल था सिंधी और हिम्मत। हिम्मत राहुल ने करी है। अच्छा। राहुल ने से पहले अ ट्रेन क्रॉसेस द डेजर्ट के नाम से एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी सिंधी के अंदर। उसके बाद राहुल इज सिंधी स्पीकिंग, मैं सिंधी स्पीकिंग नहीं हूँ। ओके। तो द थिंग इज, हम एक साथ कैसे आए? हम इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए आए। हमारी सबकी एक स्पेशल स्किल सेट है जिसकी वजह से हम इस फिल्म को पुश कर रहे हैं। सवाल है सिंधी में क्यों, या सिंधी फिल्म उर्दू बनाने में जैसे मुश्किल आप कहते हैं कि हर प्रोड्यूसर को आती है। सवाल है सिंधी क्यों नहीं? पंजाबी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान में, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर लैंग्वेज में फिल्म बननी चाहिए, तभी तो सिनेमा उठेगा। बात यह है कि इस टाइप की फिल्म और ये फिल्म कितना कमाएगी। देखिए, दिस इज़ अ वेरी, मैं इसको कमर्शियल फिल्म नहीं कहूँगा। इसकी नैरेटिव बहुत अलग है। हम इंडस रिवर, उसके इंडिजिनस पीपल की कहानी कह रहे हैं, हम एनवायरनमेंट की कहानी कह रहे हैं इन 5 शॉर्ट स्टोरीज। 4 के अंदर आपके पास 3 एक्टर्स हैं जो बार बार अलग अलग रूप में आते हैं। और 5वीं शॉर्ट स्टोरी इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ रिवर एंड अ डैम। तो उसमें से भी 2 एक्टर्स वहाँ आते हैं। तो बेसिकली 3 एक्टर्स प्लेइंग 10 रोल्स। एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट। वेरी डिफरेंट। इनफैक्ट इस तरह के सब्जेक्ट्स स्पेशली फिल्म फेस्टिवल्स के लिए बनाए जाते हैं, नॉट एज अ कमर्शियल मूवी। अच्छा, आई डोंट रियली बिलीव कि फिल्म फेस्टिवल की एक फिल्म होती है कमर्शियल। ऑफ कोर्स कमर्शियल फिल्म्स के ज़्यादा मसाला होता है। आई थिंक फिल्म होती है। अच्छा। द आइडिया इज कि आप उस नैरेटिव को कैसे कहते हैं, क्योंकि हर नैरेटिव की अपनी एक ऑडियंस होती है। आर्ट हाउस फिल्म, जो कोट एंड कोट आर्ट हाउस एंड पैरेलल सिनेमा कहते हैं हम जिसको, पैरेलल सिनेमा की भी तो एक ऑडियंस होती है जो देखने जाती है उसको। तो हम उस स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाते हैं। सेकेंडली, एक ओनरशिप के साथ बनानी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं बस कोट एंड कोट, एक टर्म बड़ा बुरा सा टर्म है जो दिहाड़ी मारना कहते हैं ना। बहुत सारे फिल्म मेकर दिहाड़ी मारने के लिए करते हैं कि आ जाए, पैसे कुछ कर लें, बना दें, निकाल दें, कुछ हो जाए। हम में से किसी का ये इंटेंशन नहीं था। हमारा इंटेंशन था कि एक ऐसा नैरेटिव कहें जो पिछले 23 साल में पाकिस्तान में आया नहीं है। यानी 23 साल में इसलिए कह रहा हूँ, 23 साल मुझे एज अ फिल्म क्रिटिक हो गए, मैंने 23 साल में ऐसा नैरेटिव नहीं देखा। पिछले साल इंडस एकोस के जो खबर है कि ये पोस्ट प्रोडक्शन में चली गई, मेरी पब्लिकेशन डॉन के अंदर मैंने खुद लिखी ये खबर। टिल देन आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मूवी। जब इस राहुल ने फिल्म कंप्लीट कर ली, फिल्म में सिर्फ 2 या 3 चीज़ें बची हुई थी, साउंड मास्टरिंग एंड अ कपल ऑफ अदर थिंग, तो ही रीच्ड आउट टू मी कि भाई देखें। मैंने पहली दफ़ा देखी, इसको भगा के देखी, टक टक टक, एंड आई कुडंट मेक अ हेड और अ टेल आउट ऑफ इट, क्योंकि दिस फिल्म इज़ मेड इन अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिनेमा। इट्स समवेयर बिटवीन न्यू रियलिज्म, न्यू सरियलिज्म। एक फिल्म मेकर बड़े मशहूर हैं, हिस्ट्री ऑफ सिनेमा में ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर काउंट होते हैं, एंड्रे टार्कोव्स्की। तो उनकी एक थियरी है, और नाउ सडनली हम कमर्शियल सिनेमा से थियोरेटिकल फिल्म मेकर्स पे चले गए। दैट इज कॉल्ड स्कल्प्टिंग इन टाइम।
तो उस थियोरी के लिए, वैसे मैं बोर नहीं करूँगा उस थियोरी के बारे में, लोग जाके विकिपीडिया से पढ़ लें, मगर इट्स अबाउट टेलिंग अ लिनियर स्टोरी दैट्स ऑल्सो नॉन लिनियर। ओके। तो वो एम्बियंस एंड इमोशन पे ज़्यादा काम करती है। उसमें शायद डायलॉग्स कम होंगे, फ्रेम बहुत स्टिल होंगे, मगर एक इमोशन पैदा करती है। तो ये फिल्म, इस टाइप की फिल्म मैंने कभी नहीं देखी थी, और शायद मेरी गलती थी, जब मैं भगा के देख रहा था आई कुड नॉट एक्चुअली गेट इनटू द वाइब ऑफ दैट। और उसके लिए डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड होता है ना इंसान का। एग्जैक्टली। तो राहुल ने, जब अगले दिन मेरी बात हुई, राहुल ने कहा देखी, मैंने कहा हाँ बस मुझे आई डिड नॉट गेट इट। तो उसने कहा नहीं, डिड यू एक्चुअली वॉच इट? मैंने कहा नो। रात को मैंने दोबारा देखी है फिल्म, ऑन करी है, इट्स नॉट दैट लॉन्ग, 72 मिनट्स लॉन्ग। जब हमने ऑन करी है, जब फिल्म ख़त्म हुई है, 2 मिनट बाद आई कॉल्ड अप राहुल एंड आई सेड कि आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट योर मूवी। नाउ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एंथम फिल्म्स लास्ट ईयर आई है। एंथम फिल्म्स मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लेबल है, एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन का लेबल है। आई एम गोइंग टू डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स फॉर इट एज वेल। उसका सिर्फ आइडिया ये था कि नवंबर इस साल के, तब से हम अपनी प्रोडक्शंस ऑन करेंगे, और हमारा मैंडेट है एज अ कंपनी कि हम बड़ी कमर्शियली वायबल फिल्म्स करें, बड़ी बिग ब्लॉकबस्टर। तो ये फिल्म एक सूखी सी कैसे आ गई? क्योंकि एट द एंड ऑफ द फिल्म आई वॉज मूव्ड एंड आई अंडरस्टूड वन थिंग कि नो डिस्ट्रीब्यूटर विल पिक इट अप, एंड अ फिल्म एज इंडिविजुअल एज दिस, जिसमें शमून का ब्लड एंड स्वेट लगाया, एक्टर्स का ब्लड एंड स्वेट लगाया, अंसार महर, अवजदान शाह, अल्लाह भला करे आपकी समीना सहर, हमारे प्रोड्यूसर्स जिसमें ज़ैद अजीज़ भी मौजूद हैं, हम सब मिल के, हम इतना ब्लड एंड स्वेट ऐड हुआ है, ये फिल्म रुकनी नहीं चाहिए, वेदर इट मेक्स मनी और नॉट। आपके पास ईद उल फितर, ईद उल अज़हा पे बड़ी फिल्म्स भी आती हैं, कभी कभार वो 20 करोड़ की फिल्म, 15 करोड़ की फिल्म, 10 करोड़ की फिल्म 1 करोड़ कमा के जाती है, तो वो तो उसका नसीब है। और वो फिल्म किस टाइप की बनी है और किस ऑडियंस के लिए बनी है। अगर वो कोर ऑडियंस जो है, जो कमर्शियल सिनेमा देखती है, उसको सामने रख के बनाई गई और बुरी बनाई गई, तो ये तो वो ऑडियंस भी आपने लूज़ कर ली। बिल्कुल। हमने एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाई है। तो व्हेन आई वॉच्ड इट एंड केम अबाउट एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मेरा यही था कि मैं उस ऑडियंस के लिए फ़िल्म लेके जाऊँ। इसके अलावा जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ये लास्ट डे की फ़िल्म थी। मेरा खुद का फेस्टिवल है लंदन पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल, आई एम द को फाउंडर एंड फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ LPFF। तो उसके अंदर ये ओपनिंग डे फिल्म है। ओके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट आई है, दे सेंडिंग इट टू मल्टीपल फिल्म फेस्टिवल्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल, नॉट सिंध। देन ऑन टॉप ऑफ दैट, तो कल की जो हमारा प्रीमियर हुआ है, हमने कोई पेड PR नहीं करी। अच्छा। सब ऑर्गेनिक, हमारी कोई ज़्यादा मार्केटिंग कुछ भी नहीं था। हमने किसी को पैसे नहीं दिए कि टिकट ख़रीद के आके देखें। हमने कहा फिल्म आएगी जैसे आएगी, ऑडियंस उसकी आएगी, और हमारा हैदराबाद का शो हाउसफुल था। अरे वाह। तो उस ऑडियंस के लिए बनाई, उनको कम्युनिकेट हो गया, वो आ गई। अब फिल्म 10 दिन चले, 15 दिन चले। सिंधी नहीं आती तो उसके लिए सबटाइटल्स हैं? सबटाइटल्स हैं, इंग्लिश के अंदर सबटाइटल्स हैं। ओके। एंड मुझे खुद सिंधी नहीं आती, तो मगर इट वाज सो इजी टू अंडरस्टैंड कि मुझे शायद सिंधी की ज़रूरत नहीं थी। ओके। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस इंटायर फिल्म। ओके। कैरेक्टर्स बहुत वोकल हैं, आपको साफ उनके इंटेंशंस, एक्शंस दिख रहे होते हैं, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि आपको समझ ना आए ये फिल्म। और सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसी फिल्म है जो शायद राह चलता आदमी समझ लेगा। अच्छा। इट्स दैट ईजी, क्योंकि शायद ह्यूमन स्टोरीज हैं। तो ऐसी फिल्म को मेरे ख्याल से जगह देनी चाहिए, और फिल्म मेकर्स को भी ऐसा सिनेमा अटेम्प्ट करना चाहिए, सिर्फ सिंधी के लिए नहीं, जितनी लैंग्वेजेस पाकिस्तान में। और फिल्म मेकर्स को भी थोड़ा ब्रेव होना चाहिए, जैसे सरमद इज़ अ वेरी ब्रेव फिल्म मेकर। सरमद कमली, जिंदगी तमाशा जैसी फिल्म्स बनाता है। सिनेमा को ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं लेके आएंगे तो सिनेमा सिर्फ वन नोट सिनेमा रहेगा। अच्छा, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है क्या? क्योंकि कभी भी कोई भी नई मूवी आती है, सबसे पहले तो उसके अंदर कोई ना कोई मसला ढूंढते हैं हमारी आवाम। तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। देखिए, देयर आर 10 टाइप ऑफ पीपल विद 10 टाइप्स ऑफ ओपिनियंस। आप किसके ओपिनियन के ऊपर आपका, यू कैन नॉट फोर्स योर ओन ओपिनियन ऑन टू देम, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ सच्चे हों, और आप अपनी प्रोडक्ट की ओनरशिप लें। डर सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ये होता है, और लास्ट ईयर एंथम भी इसी वजह से बनी है। देयर आर जस्ट 7 or 8 डिसीजन मेकर्स इन द इंडस्ट्री टोटल। तो मसला ये आ जाता है कि देर ऑफन स्कैर्ड कि ये क्या रिएक्शन आ जाएगा, वो क्या रिएक्शन आएगा। सिनेमा इज़ अबाउट
बीइंग ब्रेव। Okay. अगर आप ब्रेव नहीं है, इफ़ यू डू नॉट हैव द करेज, इफ़ यू डू नॉट हैव द वे विद ऑल के मैं हिम्मत करके कुछ लेके आगे आता हूँ, तो ना सिनेमा फ्लरिश करेगा, ना ऑडियंस का टेस्ट चेंज होगा। यही शायद- बात है, टेस्ट चेंज नहीं हो रहा। एग्जैक्टली तो टेस्ट चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऐसे 10 प्रोडक्ट्स आएंगे, क्या पता हमारी फिल्म 5 दिन हाउसफुल हो और 20 दिन फ्लॉप हो जाए, नसीब है उसका। क्या पता उसकी अगली फिल्म ने जो 5 लोगों का टेस्ट बना लिया होगा, वो शायद 15 लोगों का टेस्ट बना ले। तो इट्स अ स्लो प्रोग्रेस, मगर प्रोग्रेस होने के लिए फर्स्ट स्टेप की जरूरत होती है। ओके, अच्छा मुझे बताएं, सिंधी सिनेमा का फ्यूचर है कोई हमारे मुल्क में? हर टाइप के सिनेमा का फ्यूचर है, सिंधी का बिल्कुल है। इनफैक्ट राहुल को हम लोग मजाक यही करते हैं इसके जो राइटर डायरेक्टर के साथ, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड एज वेल। तो मैं कहता हूँ देखो, तुमने तो ये फिल्म बना दी है कि सही, क्या पता वो कमाए या ना कमाए, अगली सिंधी फिल्म तुम एक्शन बनाना। अच्छा, एक्शन मूवी का आपको शौक है? एक्शन मूवी का ये है कि ऑडियंस को शौक है। एक्शन फिल्म पाकिस्तान करता नहीं है। पाकिस्तान समझता है क्योंकि टीवी के अंदर एक असल में बहुत सारे फिल्म मेकर्स टीवी से उठ के आए हैं या कमर्शियल से उठ के आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कमर्शियल्स भी हमारे टारगेट करते हैं सास बहुओं को, टीवी भी हमारी टारगेट करती है सास बहू को। तो हम समझते हैं कि रोमांस एंड कॉमेडी और ह्यूमन इमोशन जो हम 80s और 90s के अंदर, 70s के अंदर, 60s में बहुत अच्छा करते थे, जो शायद हम अब मैन्युफैक्चर्ड इमोशन की तरफ जाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव बीट्स की तरफ जाते हैं, वो चीज़ें शायद पीआर, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से चल जाती हैं। शायद औरतें प्राइम टाइम के अंदर, फैमिलीज सही है ना, फीमेल्स जो आपकी मेन टारगेट ऑडियंस है, वो ज़रूर टीवी लगा के ज़रूर देख लेती हैं। शायद ये डाइवर्जेंट एक माइंडसेट ज़रूर होगा, मगर सिनेमा पे ये नहीं चलता। अच्छा, कुछ ये बात नहीं है कि सिनेमाज पे ये नहीं चला। आपके पास रोमांस एंड ड्रामास बहुत अच्छे चले, एट द सेम टाइम आपके पास जवानी फिर नहीं आनी जैसी रॉन्ची बॉयज़ कॉमेडी भी चली है। वार ने बिजनेस कराया, मौला जट तो नहीं दी है। 400 करोड़ से ऊपर का बिजनेस मौला जट का। सो यू कैन से कि भाई हाँ, ऑडियंस को तो एक्शन चाहिए। तो आप तेलुगु सिनेमा देखें, वो तो टोटली एक्शन बेस्ड मूवीज बनाते हैं। उनकी लव स्टोरीज में भी रोमांस से ज्यादा तो आई थिंक एक्शन होता है। तेलुगु सिनेमा अब आप देखें कि कितनी वैरायटी थी कि वो फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन पे काम कर रहे थे कि बॉलीवुड भी इस चीज़ के ऊपर आ गया। बिल्कुल, वो तो उनको कॉपी कर रहे होते। तो एग्जैक्टली यही बात आपकी आ गई है कि ऑडियंस को आप जब वो देंगे, देखिए हमारी कोर ऑडियंस फास्ट एंड द फ्यूरियस फॉर एग्जांपल, एक्सेलेंट टेंस ऑफ करोड़ में बिजनेस होता है, 30 करोड़ 40 करोड़ का, सही ना। अवेंजर्स 30 करोड़ 40 करोड़ का करती है। आपकी अभी कॉन्जरिंग आई हुई है इस वक्त, अगर आप देखें सिनेमाज में जाके तो 9 स्क्रीन्स हैं न्यूप्लेक्स कराची के अंदर, 8-9 स्क्रीन्स, वहाँ 4 से 6 शोज हैं पर स्क्रीन्स, रात के सुबह के 4 बजे तक के शोज लगे हुए हैं। अच्छा, हॉरर मूवी की ऑडियंस तो पाकिस्तान में इतनी है कि कोई भी बकवास से बकवास मूवी भी अगर हॉरर मूवी का टैगलाइन लगा के देते हैं तो पाकिस्तानी देख लेते हैं, क्योंकि उनको वो प्योर एंटरटेनमेंट लगती है। अब जैसे रिसेंटली पाकिस्तानी हॉरर मूवी भी आई थी दीमक, तो उसने आई थिंक लव गुरु से ज़्यादा बिजनेस किया है या ज़्यादा उसने ऑडियंस ग्रैब की थी। अच्छा, द थिंग इज कि लव गुरु से ज़्यादा तो नहीं है, लव गुरु का ज़्यादा है। लव गुरु इज़ 80 करोड़ वर्ल्ड वाइड, ओके, एंड आई थिंक अराउंड 35 या 40 करोड़ डोमेस्टिक पाकिस्तान के। अच्छा, तो दैट्स अ बिग नंबर। दीमक का ये है कि दीमक का आई थिंक फाइनल फिगर लास्ट टाइम अराउंड 17 करोड़ था। ओके, मगर आई वॉज समवट इन्वॉल्व इन दीमक अर्ली, जब इसकी प्लानिंग स्टेजेस हो रहे थे। तो द आइडिया ऑलवेज फॉर दीमक वॉज कि आप एक हॉरर फिल्म पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते। हॉरर आर इजी टू मेक, दे चीपर टू मेक एज वेल। 3 करोड़ की अगर आप फिल्म करोगे तो 9 करोड़ आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, उसके ऊपर आप जो कमाएंगे सही वो प्रॉफिट होते हैं। अ फिल्म नीड्स टू मेक 3 times दिस मनी एट द बॉक्स ऑफिस टू ब्रेक इवन। और आइडिया यही था दीमक बनाने के लिए। तो नीमक का ये, और तब भी यही था कि तकरीबन 12 से 15 करोड़ बॉक्स ऑफिस इसके कहीं नहीं गए। तो 17 करोड़ अगर दीमक ने कर लिया तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, दैट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। रही बात कि फिल्म अच्छी या बुरी की, ऑफ कोर्स बाकी लोगों के ओपिनियंस रिव्यूज के अंदर होंगे। आई विल नॉट गिव माय ओपिनियन ऑन दीमक वेदर इट्स अ गुड मूवी और अ बैड मूवी, बट व्हाट आई एम गोइंग टू से इज दिस कि अगर मलेशियन मूवीज आती हैं आपके पास, सिंगापुर से मूवीज आती हैं आपके पास, इंडोनेशियन, मलेशियन, टर्किश, एवरेज हॉरर फिल्म का बॉक्स ऑफिस इज समवेयर अराउंड 3 से 7 करोड़ रुपए।
ओके। पाकिस्तानी फिल्म का एवरेज बॉक्स ऑफिस अभी भी 1 से 3 करोड़ है। एक्सेप्शन साल में होती है कि अगर 27 फिल्म रिलीज होती हैं तो 5 फिल्म्स कमाती हैं, बाकी सारी पिटती हैं। 5 के अंदर से भी 3 ब्रेक इवन करती हैं, 2 सक्सेस होती हैं। ये हमारा साल का रेशियो है। ओके। तो इसमें भी आप यूँ समझेंगे जो बाकी 22 फिल्में शायद जो हैं 27 में से, उनका बॉक्स ऑफिस यही होता है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए। फिर मसला जो मैंने शुरुआत में कहा था वही है कि फिल्म मेकर अपनी फिल्म सोचता नहीं है। ऑन पेपर अपनी फिल्म सोचे, पेपर पे अगर आप अपनी फिल्म सही कर लेंगे, आपको जल्दबाजी नहीं होगी, आप अपने ईगो में नहीं आएंगे कि हाँ जो मैंने कह दिया जो कर लिया वो बिल्कुल सही है, तो आपका सिनेमा फ्लरिश कर जाएगा। आप नहीं करेंगे तो हमारे 2013 से लेके अभी तक हमारे पास फुल अपॉर्चुनिटी की सिनेमा को हम कहीं से कहीं पहुंचा दें। 2018 हमारा बेस्ट ईयर था बॉक्स ऑफिस वाइज। आपके पास टीफा इन ट्रबल आई थी जो ना ईद उल फितर आई ना ईद उल अज़हा आई, ये बिल्कुल पीक समर सीजन आई थी, उसने 50 करोड़ कर लिया। अब तो द थिंग इज कि आपके पास ऑडियंस मौजूद है। जब कॉन्जरिंग के लिए सुबह 4:30 बजे लोग जा रहे हैं, या तो इससे भी मैं 2-3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ, डीमन स्लेयर के नाम से एक एनिमे आया। बिल्कुल, इट वाज माय डॉटर्स फेवरेट, और वो गई थी पहले दिन उसका शो देखने विद हर कॉस्ट्यूम। एक्सीलेंट, क्योंकि हम लोग डीमन स्लेयर के फर्स्ट शो गए थे अस्करी के अंदर जी। सुबह का शो था हमारा। ओके। आई थिंक 4 बजे का शो हमने डीमन स्लेयर का देखा है। ओके। 14 अगस्त को आई थी वो। हाँ एग्जैक्टली, 14 अगस्त एग्जैक्टली। तो 80% आपके पास हमारा 70% to 80% सिनेमा भरा हुआ था 4:30 बजे के शो में। मैंने 10 बजे वाला शो देखा था, तब भी भरा हुआ था। तो मैं आपको कह रहा हूँ जब आपके पास सारे सिनेमाज में लगी। कल जब हम अपनी इंडस्ट्री को उसकी प्रिंट चेक करने गए थे सिनेमा के अंदर, तो डीमन स्लेयर के अभी भी 2 शोज लगे हुए जापानीज के अंदर सबटाइटल। तो वी हैव ऑडियंस, हर तरह की ऑडियंस है हमारे पास, लेकिन हम एक्सप्लोर करते नहीं है और दैट्स द मेन प्रॉब्लम। कंटेंट तो इसका मतलब है कि हमें ऑडियंस को रिस्पेक्ट देनी है ना। तो पहले हम ऑडियंस को रिस्पेक्ट दें। जिस वक्त हम ऑडियंस को रिस्पेक्ट देंगे तो हम उनके मुताबिक कंटेंट बनाएंगे। तो ये शायद हम सीख लें, फिंगर्स क्रॉस। नहीं होगा तो फिर अब एज अ फिल्म क्रिटिक मैं आ ही गया हूँ प्रोडक्शन के अंदर, तो अब यही काम कर लेंगे हम। पाकिस्तान का यही अलमिया है कि फिर किस्मत इंसान को जहाँ ले जाती है, उस फील्ड का जो वो होता है, अच्छा प्रोफेशनल आदमी होता है, वो यही सोचता है कि भाई जहाँ मुझे किस्मत ले जा रही है मैं वहाँ चला जाता हूँ। ऐसा ही होता है ना, ये दुनिया का है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो सिनेमा स्क्रीन्स का इशू है कि हमारे पाकिस्तान में सिनेमा स्क्रीन्स की कमी है, इसकी वजह से बिजनेस नहीं होता, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जब खुदा के लिए आई थी और बोल आई थी, तब तो हमारे पास बिल्कुल ही डिजिटल स्क्रीन्स नहीं थे। हम पुराने एनालॉग स्क्रीन्स पे चल रहे थे। तो उन फिल्मों ने क्यों अच्छा बिजनेस करा? 2013 के अंदर जब मैं काउंट करता हूँ पाकिस्तानी सिनेमा का जो कोट एंड कोट जो एक टैग लगते हैं ना, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, रिवाइवल, जब मैं खुद एक मॉर्निंग शो के अंदर अपना सेगमेंट करा करता था उसी टाइम के अंदर, तो तब, बल्कि उससे पहले एक्चुअली 2009 की बात है, तब भी मैं कहता था कि ये रिवाइवल का फेज़ ना इस्तेमाल ना करें। ये किसी नेटवर्क की ट्रेडमार्क हो सकता है, उसका क्या कहते हैं, एक मार्केटिंग पॉइंट हो सकता है, दैट्स नॉट रिवाइवल। आप रीबर्थ के, दिस इज द रीबर्थ ऑफ सिनेमा, क्योंकि 2013 में 7 फिल्में आई थी अलग अलग जॉनर की, जिसके अंदर आपकी शुरुआत जो हुई थी वो एक छोटी सी फिल्म हॉरर थी, तब भी हॉरर फिल्म से स्टार्ट हुई थी, सिया के नाम से, हरीम फारूक की। तब और वो सिनेपैक्स की रिलीज थी, और तब जो एवरेज बॉक्स ऑफिस था उससे 1 साल पहले ही 2012 का, वो 1 करोड़ से कम था। तो जब ये फिल्म रिलीज हुई, इसने 1 करोड़ से ज़्यादा करा बिजनेस। हॉरर फिल्म आ गई, तब पाकिस्तान में सिर्फ शायद आई थिंक 25 स्क्रीन्स थी डिजिटल। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास अगली फिल्म कुछ महीने बाद आई, उसका नाम था जोश अगेंस्ट द ग्रेन। वो इरम परवीन बिलाल ने डायरेक्ट करी थी। दैट वाज अ कंप्लीट, आप यूँ कहें कि NGO माइंडसेट की मूवी। इट हैड अ स्पेसिफिक स्टोरी टू टेल ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट विद अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो फिल्म आई, उसने 35 लाख रुपए करे। अब आपके पास एक हॉरर फिल्म है और एक आपके पास एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ एक फिल्म आई है जो इंडिपेंडेंट है, जो आप कोट एंड कोट आर्ट हाउस भी कह सकते हैं, शायद आर्ट हाउस वर्ज इसके लिए सही टर्म नहीं होगा। तीसरी फिल्म आपके पास आई
उसके एक आध महीने बाद ही, विच वॉज चमेली, विच वॉज अ पॉलिटिकल मूवी अबाउट रैलिंग द यूथ। 4.5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए के करीब का बिजनेस था। अचानक आपका एवरेज 1 करोड़ से 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए चला गया। उसके पीछे आई समर के अंदर, ईद उल अज़हा के अंदर, ईद उल फितर में आई थिंक, दैट वाज मैं हूँ शाहिद आफरीदी। उस फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा था, मगर दैट वाज अ कंप्लीट कमर्शियल मूवी। 5 करोड़ 70 लाख रुपए। अब आपका बॉक्स ऑफिस एवरेज बढ़ रहा है और आपके पास अलग अलग जॉनर्स आ गए। पॉलिटिकल यूथ टारगेटिंग मूवी भी हो गई, एक एजेंडा बेस्ड आ गई, एक आपके पास हॉरर मूवी आ गई, एक फुल कमर्शियल वाइबल आ गई। उस साल के एंड में वार आ गई और उसने पर स्क्रीन 80 लाख से करोड़, जैसे मैंने कहा कि उसने कमाया, तो इसका मतलब आपका अचानक एवरेज आ गया। अगले साल थोड़ा सा डिप हुआ, मगर आपके पास नामालूम अफराद आ गई जिसने कोई 10 से 12 करोड़ रुपए कमा लिए। बिन रोय आ गई जिसने 13 करोड़ कमा लिए। मेरे घर के पीछे सिनेपैक्स हुआ करता था, आई लिव एट आयशा मंजिल। मैं 1 हफ्ता बाद देखने गया हूँ या 5 दिन बाद देखने गया हूँ, वो सिनेमा पैक था। कोर ऑडियंस फीमेल थी उसकी। तो इसका मतलब है हर ऑडियंस के लिए तो आपके पास जगह बनी हुई है। आज पाकिस्तान में ऑल्दो सिनेमास बंद हुए हैं बहुत सारे कोविड के बाद, दुनिया भर में बंद हुए हैं। पूरी सिनेमा रिलीज स्ट्रैटेजी अलग हो गई, क्योंकि स्ट्रीमिंग के ऊपर 1 महीने के अंदर फिल्म आ जाती है। पाकिस्तानी सिनेमा थोड़ा सा इसलिए फ्लरिश करता है क्योंकि हमारी कोई नेटफ्लिक्स के साथ एज सच डील नहीं है, या कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ डील नहीं है, हमारी डिजिटल स्ट्रीमिंग भी नहीं है। और हम टेक्निकली क्योंकि छोटी कंट्री हैं, तो हमारा जो ज्यूरिसडिक्शन लगता है वो हमेशा इंडिया के अंडर लगता है। तो हमारी जो डील होगी वो इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू होगी। तो इशू सिर्फ इस बात का आता है कि हमारे पास स्ट्रीमिंग नहीं है। पाकिस्तान में जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है वो इतना पैसा देते नहीं है, तो फिल्म की कोर ऑडियंस पे सिनेमा की हो गई, जहाँ से पायरेसी भी कम होती है। जब 2013 के अंदर 25 स्क्रीन में 25 करोड़ वार कर सकती है, तो इस वक्त अगर 90 स्क्रीन्स हैं तो आपके पास 90 करोड़ का पोटेंशियल तो बैठा हुआ है सिर्फ पाकिस्तान में। आपको 90 करोड़ की फिल्म देनी है। फाइनेंसेस नहीं है हमारे पास। फाइनेंसेस असल में हमारे जो फाइनेंसेस पाकिस्तान में है, देखिए ये बहुत अच्छा एक्चुअली सवाल है। एक पॉइंट पे हमारे पास फाइनेंसेस अच्छे थे 5-6 साल पहले, 2018 तक। पैशनेट भी थे उस वक्त। पैशनेट भी थे। प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे पास, एंड दिस माइट बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल, मगर शायद एक जर्नलिस्ट एक होने का एक नुकसान ये होता है कि आप झूठ नहीं बोलते। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग, खैर वी वोंट गेट इनटू दैट, क्योंकि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जर्नलिस्ट। मगर खैर मेरे साथ एक मसला है कि जैसे मैंने बताया कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो फैक्ट ये है कि हमारा जब कोविड के दरमियान एक इनिशिएटिव हुआ था, हम सबको पता था कि सिनेमा रिवाइव नहीं होगा उस तरीके से जिस तरीके से पहले था। ऑडियंस नहीं आएगी, फिल्म स्ट्रीमिंग पे जल्दी आ जाएगी। तो ऑल्टरनेट हमारे पास रास्ता ये बना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सारे फिल्म मेकर, सारी डिस्ट्रीब्यूटर, सारे एग्जिबिटर्स के पुश के ऊपर एक फिल्म फंड तैयार करा। तो आई एम फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ द कोर कमेटी ऑफ दैट फंड, और साथ साथ जो सब कमिटीज़ हैं वो उसके भी मैं साथ ही हूँ। तो वो फंड था टू हेल्प आउट फिल्म मेकर्स। 2 अरब रुपए का था, मरियम औरंगजेब साहिबा ने अनाउंस करा था। फिल्म मेकर्स की हेल्प की है? वो फंड आया नहीं अभी तक। अच्छा। तो हमारी कोशिश है कि आ जाए। ऑन रिकॉर्ड फंड है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है, वो नोटिस भी आया है, उसकी बात भी हुई थी, सब कुछ हुआ था। वो 1 करोड़ 2 अरब से 1 अरब हुआ। वो अभी तक फिल्म इंडस्ट्री इंतज़ार में उस फंड के। अच्छा, जब आप किसी चीज़ की, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जब आप आते हैं तो एक एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लुएंस करता है, तो यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन ईजी वे आउट। फिल्म मेकिंग शुड नॉट बी एन ईजी वे आउट। टेलीविजन एक एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, हमें पता है कि टेलीविजन एक ड्रामे से कितना पैसा आना है, कब आना है, क्यों आना है। फिल्म में ऐसा नहीं है। तो आपको थोड़ा बहादुर होना पड़ता है, थोड़ा ब्रेव होना पड़ता है, आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, एंड यू डू नॉट सीक द ईजी वे आउट, क्योंकि दैट विल ओनली एंड अप बीइंग ruinous फॉर द प्रोजेक्ट। तो जब ये फंड आया, बहुत सारे फिल्म मेकर्स क्योंकि टेलीविजन के थे, उन लोगों ने कहा कि यार ये फंड शायद हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफसेट कर रहा है। इट वाज एट मैक्सिमम ऑफसेटिंग 50% ऑफ द बजट जो ग्रांट से मिल रहा था। पीपल वुड या प्रोड्यूसर्स वुड नॉट हैव टू पे दैट बैक। तो उन प्रोड्यूसर्स सब ने क्या करा, क्योंकि एक्टिव प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने प्रोडक्शन स्टॉप कर दी कि चले अगर 10 करोड़ की फिल्म हो रही है तो 5 करोड़ तो गवर्नमेंट दे रही है। 10 करोड़ की फिल्म को 30 करोड़ कमाना है बॉक्स ऑफिस में ब्रेक इवन के लिए,
मगर अचानक 5 करोड़ गवर्नमेंट दे रही है तो आपके तो 5 करोड़ लगे, यानी आपको 15 करोड़ कमाने ब्रेक इवन के लिए, दैट्स हाफ द मार्जिन। वो 1 साल का वेट ने इंडस्ट्री को बहुत तबाह करा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब वो फंड नहीं आया तो मरियम औरंगजेब साहिबा, एंड हैट्स ऑफ टू हर फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव, उन्होंने पंजाब का फंड अनाउंस करा। वो इस वक्त शायद पिछले साल ही अनाउंस हुआ है और बहुत रैपिडली वो फंड तैयार भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। कोशिश ये थी और आखिरी बात यही हुई है कि शायद फ्लडिंग की वजह से इस वक्त डिले हुआ है, 1 आध महीने में अनाउंस हो जाएगा। अल्लाह करे अनाउंस हो जाए, क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर्स अभी भी रुके हुए, उससे भी इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट मिलेगा। उसकी कुछ नई चीजें आई, यानी फ्यूचर अच्छा है फिल्म इंडस्ट्री का। अगर लोग इंतजार करते रह गए फिल्म फंड्स के लिए और अल्लाह ना करे वो फंड्स नहीं आए, तो फिल्म्स ही नहीं होंगी, जैसे पिछले साल नहीं थी, जैसे इस साल नहीं है। नहीं, चलें, लेट्स बी होपफुल कि आएंगे इंशाल्लाह और कुछ अच्छा फिंगर्स क्रॉस्ड, बी ब्रेव एंड मेक मूवीज इंशाल्लाह। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें ऑडियंस को अपनी मूवी के हवाले से तो आपको दीजिए। इंडियस एक्यूज के लिए जी, इंडियस एक्यूज के लिए ये है कि दिस इज अ वेरी यूनिक फिल्म। तो फॉर अ यूनिक फिल्म टू वर्क, उसकी वो यूनिक ऑडियंस जो होगी वो उसको देखने आए। आई एम नॉट सेइंग कि दिस फिल्म इज़ फॉर एवरीवन, बट दिस फिल्म माइट बी फॉर यू। तो प्लीज़ वॉच द फिल्म। इसके ट्रेलर्स ऑनलाइन हैं, इसके गाना हमने एक म्यूज़िक वीडियो करा था कोक स्टूडियो के, जो बाबर मंगी और अमजद मीरानी है उनने करा है। क्रिटिकल रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ चेक आउट द रिव्यूज़। उन रिव्यूज़ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शायद आपके लिए फ़िल्म है, शायद नहीं है। देखें, आपको लगे फिल्म आपके लिए है, प्लीज़ डू गो एंड वॉच द मूवी। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज प्लेजर हैविंग यू ऑन माई शो। ओके गाइज, ये था आज का हमारा बैठक का सेशन। कैसा लगा डू लेट अस नो, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।